ये आपका ओवरहेड चार्ज हो गया था ना, तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा। ओवरहेड चार्ज के बाद अगली हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोडक्शन कास्ट। हेडिंग है प्रोडक्शन कास्ट। क्या होता है भाई प्रोडक्शन कास्ट? ए बाबू, हेडिंग है प्रोडक्शन कास्ट। इसको कहा जाता है आपका उत्पादन लागत। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, हेडिंग है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत किसको कहते हैं भाई? उत्पादन लागत किसे कहा जाता है? तो जैसे आपका क्या था कि जो सामग्री का मूल्य था, सामग्री के मूल्य के बाद कौन सा मूल्य था भाई? श्रम मूल्य था ना? सामग्री का मूल्य, श्रम मूल्य, फिर उसके बाद क्या निकाले थे आप? आकस्मिक व्यय निकाले थे, ओवरहेड चार्ज निकाले थे ना? तो ये सब जब इन सभी को जोड़ देंगे तब पता चलेगा क्या आपका उत्पादन लागत। सबको जोड़ देंगे तो लिखिएगा इसमें, जब किसी प्रोजेक्ट जब किसी प्रोजेक्ट में लगने वाले जब किसी प्रोजेक्ट में लगने वाले सामग्री के व्यय में सामग्री के व्यय में श्रम व्यय परिनिरीक्षण प्रभार श्रम व्यय परिनिरीक्षण प्रभार सामग्री का मूल्य श्रम मूल्य, हाँ कामा करके लिखेंगे ना। सामग्री सामग्री का मूल्य, श्रम मूल्य, परिनिरीक्षण प्रभार, ऊपरी प्रभार, सब कामा देके लिखेंगे। परिनिरीक्षण प्रभार, प्रभार कल का ही बता रहे हैं, प्रभार चार्ज लिखा। प्रभार को जोड़ दिया जाता है तो उसे उत्पादन लागत कहते हैं।
क्या? सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज आपको बताए थे, परिनिरीक्षण प्रभार। परिनिरीक्षण प्रभार लिखवा है ना, वही है सुपरविजन चार्ज। तो जो आपकी हेडिंग है टोटल कास्ट, कुल लागत, कुल लागत में जब क्या करेंगे भाई, जब आपका हम किसको किसको जोड़ देंगे, हम मटेरियल के कॉस्ट को जोड़ देंगे, लेबर चार्ज जोड़ देंगे और कंसीडेंशियल चार्ज जिसको छोड़ दिए थे आकस्मिक व्यय उसको भी जोड़ देंगे, और उस ओवरहेड चार्ज के साथ साथ जब सुपरविजन चार्ज को जोड़ेंगे तब वो क्या निकल के आ जाएगा, तब वो हो जाएगा क्या, कुल लाभ। कौन सा? आगे लिखिएगा। ए भैया अगला है मांग निर्धारण। नहीं, ए बाबू हेडिंग है मांग निर्धारण। क्या होता है मांग निर्धारण, किसे कहा जाता है? बोलो भाई, मांग निर्धारण किसको कहेंगे? यानी मांग निर्धारण का मतलब होता है कि आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी आप प्रोजेक्ट कार्य करा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में जो लगने वाली सामग्री है, उस सामग्री की जो मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मांग निर्धारण का यूज किया जाता है, डिमांड रेटिंग का यूज करते हैं। तो लिखिएगा इसमें, जब किसी प्रोजेक्ट को जब किसी प्रोजेक्ट को जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए उस प्रोजेक्ट में जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए उस प्रोजेक्ट में लगने वाले वस्तुओं की सूची तैयार करने से लगने वाले वस्तुओं की सूची तैयार करने से लगने वाले वस्तुओं की सूची तैयार करने से पहले भंडार गृह में पहले से उपस्थित वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं। पहले से उपस्थित वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं और इस सूची के द्वारा जिन वस्तुओं की कमी प्रतीत होती है सूची तैयार करते हैं, इस सूची के द्वारा जिन वस्तुओं की कमी होती है उन्हें एक अन्य सूची में तैयार करते हैं और यह सूची बाबू कैमरा का तार बचा के क्या लिखे है, और यह सूची मांग निर्धारण कहलाती है, हो गया। और यह सूची मांग निर्धारण कहलाती है। जैसे अब किसी का भैया क्या कहते हैं,
किराना का दुकान है, जूता चप्पल का दुकान ना कहो, किसी का किराना का दुकान है, मान लीजिए कपड़े का दुकान है, किराना का दुकान है। अब किराने की दुकान में बहुत सारे सामान होंगे। अब आप गए राजेश का मसाला मांगने के लिए, भैया खत्म है, 2 दिन से जा रहे हैं, राजेश का मसाला खत्म, उसका माल आ रहा है लेकिन वही माल नहीं आ रहा है और उसकी डिमांड भाई ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, उस माल को नहीं मंगाएगा, वो मंगाएगा ना बेचने के लिए। बल्कि उसके लिए करते क्या है आपका कि वो बकायदा अपने पास एक अलग से लिस्ट रखे रहते हैं। आप लोग देखते होंगे, दुकान पे जाते होंगे, अगर कोई व्यक्ति उस चीज की मांग किया, वो उनके पास नहीं, तुरंत लिख लेंगे लिस्ट में, होता है ना, ये भाई यो मंगाना है, ये भी भूल गए थे, क्योंकि वो क्या क्या याद रखेंगे। लेकिन जो आप लोगों का भाई डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो जैसे क्या है आपका जो माल आता है, जैसे आपका कहीं गोदाम बना हुआ है, अब ट्रांसफार्मर पुल बनाने के लिए यानी डीटीआर स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत सारा क्या होगा भाई, मटेरियल लगेगा। जैसे आपका पोल लगेगा, अलग अलग साइज का क्लैंप लगेगा, कंडक्टर लगेगा, फिर ट्रांसफार्मर के लिए पूरा डीटीआर स्ट्रक्चर होगा, उसमें सब क्लैंप होगा, अलग अलग टाइप का क्या होगा भाई, क्रॉस आर्म होगा, अलग अलग टाइप का नट बोल्ट होगा। तो क्या करेगा भाई, सब कुछ आपका उसका उसके पास लिस्ट होगा आपका। जो सामग्री आपका खत्म हो जाएगी उसको क्या करेगा भैया, उसको फिर से दूसरे वाले पन्ने पे लिखेगा, यानी दूसरे वाले आपका जो भी उसका कोटेशन होगा उसमें भरेगा, और भरने के बाद फिर क्या करेगा, जहां से मंगाया था वहीं के लिए भेज देगा। तो जिस सामान की कमी हो जाती है उसी सामान को मंगाने के लिए जिस पत्र का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है मांग निर्धारण पत्र। मांग किया जा रहा है उस चीज। लेकिन हमारे यहाँ भैया ई कुल जो होता है, ई कुल मांग करने वाला जो होता है, हम लोग तो एक सादे पन्ने पे लिख कर मंगा लेते हैं कि भैया हाँ यही सामान घटा, बस ये बोल देंगे मुंह से फोन करके, होता है ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बकायदा आपको भैया मेल करते हैं कि हमको ये सामान क्या है आपका चाहिए, उसका बकायदा एक्सेल सीट बना करके तैयार करते हैं। अगली हेडिंग डालेगा मूल्य आमंत्रण। हाँ, मूल्य आमंत्रण क्या होता है भैया, मूल्य आमंत्रण। तो अभी तो जान लिए कि मांग निर्धारण, मांग निर्धारण में किसका मांग हो रहा है, क्या जो आप सामान मंगाए हैं उसका मांग कर रहे हैं, जिन सामान की कमी हुई है उसका। तो भैया जिन सामानों की कमी होगी जब उसको मंगाएंगे तो भैया समय के साथ रेट भी तो बदलते रहते हैं। अब एक महीना पहले जो सामान खरीदे थे, क्या जरूरी है कि वो 1 महीना बाद भी उसका दाम वही रहे, क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है आपका। तो उसके लिए जिन सामानों में कमी हुई होती है आपका, उन सामानों के लिए क्या करते हैं भैया, उन सामानों का मूल्य के लिए क्या किया जाता है, मूल्य आमंत्रण पत्र मंगाया जाता है भैया कि कौन सी सामग्री कितने कितने रुपए की है आपके पास। तो वो क्या किया जाता है, वह जो आपके यहाँ सामग्री की कमी हुई है उस सामग्री की कमी की खरीद के लिए है जिसका यूज किया जाता है या जिसका प्रयोग किया जाता है कि भैया अपना लिस्टवा भेज दीजिएगा, जरा देख लेते हैं कि कौन सी सामानियां कितना रुपए की है। अभी पिछले वाले में कहा था कि इतना का था, तो इस बार बढ़ा या घटा तो नहीं, एक बार भेज देते तो देख लेते, कहते हैं ना। तो वही क्या है आपका, वही है मूल्य आमंत्रण पत्र आपका, उसी के लिए आपका यूज किया जाता है। तो लिखेगा मांग निर्धारण के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की सूची में, मांग निर्धारण के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की सूची में तैयार की गई वस्तुओं की सूची में खरीदी जाने वाली वस्तुओं की जानकारी, खरीदी जाने वाली वस्तुओं की जानकारी मूल्य आमंत्रण कहलाती है। खरीदी जाने वाली वस्तुओं की जानकारी मूल्य आमंत्रण कहलाती है। हो गया। और यह मूल्य आमंत्रण, और यह मूल्य आमंत्रण क्या लिखे हैं, निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है।
निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। दूसरा कोटेशन, दूसरा कोटेशन, हाँ कोटेशन फॉर्म होता है, कोटेशन फॉर्म। तीसरा, तुलनात्मक विवरण, तुलनात्मक विवरण। तुलनात्मक विवरण। टेंडर, टेंडर। अगला है परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। कौन सा? पहले कोटेशन जो होता था, कोटेशन ही अब के समय में निविदा हो गया है। कोटेशन का ही सुधरा हुआ रूप जो है वो निविदा है, टेंडर जिसको हम कहते हैं। पहले कोटेशन के रूप में क्या करते थे, जो भी मटेरियल होता था उसकी सामग्री लिखा जाता था, सामग्री लिखने के बाद उसकी आवश्यक मात्रा लिखते थे, तो कहां लिखा जाता था, ये कोटेशन में लिखा जाता था। आजकल उसी कोटेशन फॉर्म के जगह पर हम किसका यूज करते हैं, टेंडर का यूज करते हैं, निविदा फॉर्म का यूज करते हैं। जी नहीं, ये आपका अलग से टेंडर निकलता है। जैसे जो व्यक्ति आपके मांग को पूरा कर सकता है उनके लिए टेंडर निकलता है। जैसे कहते हैं ना कि भैया कल टेंडर ओपन हो रहा है, यहाँ का सड़क बनना है, यहाँ के सड़क के बनने के लिए टेंडर ओपन हो रहा है, यानी निविदा फार्म खुल रहा है आपका। तो निविदा फार्म जो भी होगा उसमें जितनी भी आवश्यक मात्रा लगनी है उस सबका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ होगा आपका, कि क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, ये सब कुछ उसमें लिखा होगा आपको। इसको सरकार निकालती है, इसको निकालती है ठेकेदारों के लिए। हाँ, वो सभी लोग उस फॉर्म को फिलअप करेंगे आपका। और जिन सरकार ठेकेदारों से काम करवाएगी, वो ठेकेदार से ये देखती है आपका कि किसका सही है, और सही होने का मतलब किसका इकोनॉमिकल है, किसमें आपका कॉस्ट कम आएगा, कौन सबसे कम कॉस्ट में कराएगा काम, ये देखती है। दूसरा देखती है उसका बैकग्राउंड क्या है आपका। अगर किसी का मांग मिला उसको सबसे कम वाले का, जैसे 8 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया, तो 8 लोगों में देखेगा सबसे कम किसका है आपका, और सबसे कम होने के साथ साथ इकोनॉमिकल किसका है आपका, इसका आपका इकोनॉमिक है। और इसके बाद तीसरा जो देखेंगे, अब भैया कम तो है लेकिन इकोनॉमिक ना होता, करवा तो ले ला उसे काम, लेकिन पता चला 21 साल बाद कुल खराब हो गल, कहानी खत्म हो गल। तो देखेगी इकोनॉमिकल को, देखेगी आपके पैसे को, देखेगी कितना कम से कम आप खर्च कर रहे हैं। और तीसरा सबसे जो ज्यादा जरूरी होता है वो बैकग्राउंड होता है, कितने आप पुराने ठेकेदार, या कितने पुराने आप कस्टमर हैं, या कितने पुराने आप व्यक्ति हैं जो इस काम को पूरा करा रहे हैं, आपको इसमें अनुभव है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना नए व्यक्ति को हम दे दें और उसके पास कोई अनुभव ही ना हो, तो ये भी देखा जाता है। कौन सा? नहीं, तुलनात्मक विवरण तो अलग होता है। तुलनात्मक विवरण क्या होता है आपका, कि जैसे हमारे पास जो पहले सामग्री थी और जो बाद में सामग्री है, उन सामग्रियों को क्या किया जाता है, निकाला जाता है कि पहले सामग्री ये वाली इतनी की आ रही थी, अब ये सामग्री इतने की आ रही है। या 4-5 कंपनी का हो गया, जैसे 4-5 कंपनियों ने फॉर्म को फिलअप किया, जैसे हम किए, बाकी 3-4 लोग फिलअप किए उस टेंडर को लेने के लिए, तो अब वो सबकी तुलना करेगी कि ये कितने का लगा रहा है, ये वाले कितने का लगा रहा है, ये सामान कितने का लगा रहा है, ये सामान कितने का लगा रहा है, तो वो हाँ उनकी तुलना हो जाती है, तो तुलनात्मक विवरण के अंतर्गत आ जाएगा। चलो अगला लिखो। अगली हेडिंग है, पहला है प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, जो इसमें आपका एक एक करके लिखेंगे। हेडिंग है प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। प्रिंटेड प्राइस लिस्ट जो पहला हेडिंग डलवाए हैं, पहला पॉइंट लिखवाया था उसी को, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। हो गया। प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में क्या होगा भाई, प्राइस लिस्ट में तो जान ही चुके थे, प्राइस लिस्ट किसको कहते थे आपका, प्राइस लिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, विदाउट स्थानीय और केंद्रीय कर, यानी SGST और CGST को जोड़ करके जो लिस्ट आपका निकाला जाता था, जो प्राइस का लिस्ट निकाला जाता था, वही क्या होता था आपका
प्राइस लिस्ट होता था। नेट प्राइस लिस्ट में CGST और SGST क्या हो जाता था आपका, जुड़ जाता था, तो उसे नेट प्राइस लिस्ट कहते थे आपका। तो लिखिएगा इसमें, उत्पादकों के द्वारा उनकी वस्तुओं की विशेषता, उत्पादकों के द्वारा उनकी वस्तुओं की विशेषता वह मूल्य के साथ तैयार की गई सूची को, वह मूल्य के साथ तैयार की गई सूची को देखकर मूल्य की जानकारी प्राप्त की जाती है, मूल्य की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे मूल्य की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे प्रिंटेड प्राइस लिस्ट कहते हैं, उसे प्रिंटेड प्राइस लिस्ट कहते हैं। हो गया। अगला है कोटेशन। हाँ, ये भी किसके लिए यूज हो रहा था भाई, मांग निर्धारण के लिए यूज हो रहा है, मांग निर्धारण के लिए नहीं यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो जिन वस्तुओं की आपको मांग करनी है उन वस्तुओं का क्या करना है, आपको मूल्य पता करना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको चाहिए सामान उसके लिए मेल करेंगे, जो भी अलग अलग कंपनियां, उन कंपनियों को मेल करेंगे कि हमको ये सामान चाहिए। तो जो आपको सामान चाहिए वो बस सामान भेजेंगे ना, उसमें पैसा तो लिख के नहीं भेजेंगे आप, बोलो भैया। जो आपको सामान चाहिए बस उस सामान को क्या करेंगे, सामान का पूरा लिस्ट बना करके उस कंपनी को भेज देंगे, उसमें पैसा तो फिलअप नहीं करके आप भेजेंगे। आपको चाहिए आप पैसा फिलअप कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा क्या। आपको चाहिए कि सॉकेट चाहिए, आप पैसा लिख के भेज दीजिए कि 1 रुपया का दे रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते भाई। तो आप संख्या लिखेंगे ना, उसका पैसा तो नहीं लिखेंगे। तो वही हम पूछ रहे हैं, तो आप बस संख्या लिख के भेजेंगे, मात्रा लिख के भेजेंगे कि हमको ये चीज चाहिए, इतनी मात्रा उसकी चाहिए। आप किसको भेजेंगे, आप 10 कंपनियों को मेल कर दिए। 10 कंपनियां क्या करेंगे भैया, जिनको सामान बेचना है, जो बेचने के लिए अपना धंधा कर रहा है, वो तो भैया आपके कोटेशन को तुरंत फिलअप करके क्या करेगा, दोबारा वापस भेज देगा ना। तो उसी को बोला जाता है आपका क्या, उसी को बोलते हैं कोटेशन। तो लिखिएगा, हाँ प्राइस लिख के भेजेगा, उधर से उसका रिटर्निंग मेल जो आएगा उसमें प्राइस लिखा रहेगा आपका। आप इधर से जो भेजेंगे बस उसमें सामग्री और उसकी मात्रा लिखी होगी, और उधर से जो आएगा वो सामग्री मात्रा के साथ साथ मूल्य भी आएगा, अलग अलग कंपनियों का। तो लिखिएगा, जिन वस्तुओं की प्राप्ति करनी होती है उन वस्तुओं की सूची को जिन वस्तुओं की प्राप्ति करनी होती है उन वस्तुओं की सूची को उत्पादकों के पास डाक या मेल के द्वारा, उत्पादकों के पास डाक या मेल के द्वारा, अरे आज भी गवर्नमेंट डाक का यूज करती है, क्या कहा जाए, गवर्नमेंट आज भी पुरानी पद्धतियों का ज्यादा ही यूज करती है। हाँ भाई, स्पीड पोस्ट करिए चाहे जो भी करिए, स्पीड पोस्ट में तो टाइम लगेगा ना, 1-2 घंटा का टाइम लगेगा ना। अब 1-2 घंटा का ना लगे, ऐसा तो ना हो जी, 1-2 घंटा का लगी ना, तो उससे बढ़िया काम मेल करब आसान है ना, 1 मिनट के अंदर काम हो जाए। तो आज भी क्या करती है कि कुछ कार्यों में कंपनियां आज भी वही पुरानी चीजें,
यानी जो गवर्नमेंट है वो आज भी पुरानी पद्धतियों का यूज करती है, इनको खत्म कर देना चाहिए जी। अरे नहीं तो और भी चीजों के लिए डाक सेवा है, जरूरी है कि उसी के लिए। अब कोई चीज पार्सल आपको मंगाना है तो मेल से ना जी पार्सल आ जी, खाना मंगवा मेल से आ जाए, खाना मंगवा यार, तब तक खा के बैठी जाए आराम से। ऐसा बात करो तू, क्या लिखे भैया? डाक या मेल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाता है। हाँ, सामग्री का लिस्ट भेजेंगे, क्या क्या आपको सामान चाहिए, कितना कितना चाहिए, बस वही भेजेंगे। उधर से वो मूल्य की रिटर्निंग करेंगे, उसमें मूल्य लिख के भेजेंगे कि ये सामान हमारे यहाँ इतने रुपए का है, इस कंपनी का है। ओके भाई, भेजा जाता है जिससे उन वस्तुओं में से उपस्थित उनके पास वस्तु की लिस्ट मूल्य के साथ भेजी जाती है। मूल्य के साथ भेज देता है लिखेगा, मूल्य के साथ भेज देता है। मूल्य के साथ भेज देता है जिससे वस्तुओं के मूल्य का पता चलता है। हो गया भाई, आगे लिखेगा इस कोटेशन में कुछ शर्त होती है, जिसको उत्पादक को पूरा करना होता है। हाँ, कौन सी शर्त हो सकती है? शर्त ये हो सकती है कि जैसे जो हमने आपका टेंडर ओपन किया उसकी डेट क्या है, जो हम टेंडर क्लोज कर रहे हैं उसकी डेट क्या है। और अगर हमने टेंडर क्लोज किया, अब हम टेंडर तो निकाल दिए, अब 2 साल बाद ना निकाल दे कि 2 साल में कोई हमको भेज दे मटेरियल, ऐसा तो ना करो। हम निकालेंगे तो 10 दिन के लिए निकालेंगे ना। मान लीजिए 10 दिन के लिए निकाल दिए, उसकी जारी तिथि और अंतिम तिथि ये दोनों दे देंगे। उसके शर्त में लिखा होगा कि भैया जारी तिथि ये है, अंतिम तिथि है। क्यों अंतिम तिथि लिख रहे हैं, रीजन क्या है? अंतिम तिथि इसलिए लिख रहे हैं कि अगर किसी कंपनी को वो चीज अलॉट हो गई तो उस तारीख के बाद उसको भेज देना है। तो उसमें यह भी तो लिखेंगे कि अगर जिस भी कंपनी को आदेश जारी हो जाएगा वो 15 दिन के अंदर मटेरियल भेज देगा। अब पता चल आदेश जारी होगा, कौनो कंपनी में मिल गल, अब वो क्या करता भैया, वो 1 साल के बाद भेजा था मटेरियल, घाटा लगेगी ना। तो ये सब शर्त में लिखा जाता है आपका उसके कि भैया इतनी तारीख को ये जारी हो रहा है, इतनी तारीख को इसका डेट खत्म हो रहा है, और जिसको ये टेंडर यानी जिसको ये चीज मिल जाएगा, जिस कंपनी को मिल जाएगा आदेश कि वहां माल भेजना है, तो वो 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर हमको क्या करेगा, माल उपलब्ध कराएगा। तो ये सारी जो आपकी शर्तें होती है वो कहां लिखी होती है, आपका इसके अंतर्गत लिखी होती है। ठीक, चल आगे। अरे बता दिली ना, अब लिखबा का समझा दिली ना, 2-4 पॉइंट के शर्त में का आ सकला।
हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग है तुलनात्मक विवरण। हेडिंग है ए लइका, हेडिंग डाला तुलनात्मक विवरण। हाँ? एकर अंग्रेजी हेडिंग है तुलनात्मक विवरण। सही बोले, कंपैरेटिव ही होगा इसका। अभी पिछले वाले में तीसरा पॉइंट लिखवाए थे, ये तीसरा पॉइंट लिखवाए थे तुलनात्मक विवरण, है ना, जिसमें क्या किया जाता है भैया, तुलना किया जाता है आपका एक से दूसरे के। तुलनात्मक विवरण में जितने लोग भेजे होंगे आपको सामग्री के मूल्य की सूची, उनकी तुलना करेंगे कि किसका सबसे अच्छा है। जैसे तहु अपन सामान भेज दिला, हमो अपन सामान भेज दिली, तो हार कुछ और रुपया का मिला था, हमार सामान कुछ और रुपया का मिला था, तो दोनों का तुलना करी ना, जो भी खरीदे वाला व्यक्ति है। तो लिखेगा इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, ये वही लिखा, इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की, इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की वस्तुओं की एक ही तुलनात्मक सूची तैयार की जाती है। एक ही तुलनात्मक सूची तैयार की जाती है। मतलब समझते हैं इसका? इसके कहने का मतलब साफ साफ है कि जैसे आपने जो टेंडर निकाला, आपने अगर कोई टेंडर दे दिया है, तो अगर उस टेंडर को आप जारी कर दिए, तो टेंडर के जारी होने के बाद आपका जब उस टेंडर की अंतिम तिथि आ गई, तो अंतिम तिथि आ जाएगी तो अब कोई इसको भर नहीं सकता, तो अगले दिन क्या होगा, वो टेंडर खुलेगा। उस टेंडर को खोलने के लिए जो अधिकारी होंगे वो टेंडर खुलवाएंगे, तो वो टेंडर खुलने के बाद कहां जाएगा, यानी जो लोग भी उसमें फिल किए होंगे डाटा, 8, 10, 15 जितनी भी कंपनियां फिल की होंगी उसको, तो वो कहां जाएगा आपका, वो स्टोर क्लर्क के पास जाएगा। जो स्टोर का क्लर्क होगा उस स्टोर के क्लर्क के पास जाएगा। वो स्टोर क्लर्क क्या करेगा, वो स्टोर क्लर्क एक बकायदा सूची तैयार करेगा। सूची क्या तैयार करेगा, क्रमांक संख्या तैयार करेगा। उसके बाद क्या होगा भाई, सामग्री का नाम, उसका विवरण तैयार करेगा, सामग्री का नाम, उसका विवरण। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब जो जो कंपनियां उसको अपना लिस्ट भेजी हैं, तो जैसे एल&टी ने अपना भेज दिया है आपका, तो एल&टी का जो भी सामान आया है तो उस सामान का रेट लिखेगा, रेट लिखेगा सब कि इतना इतना रुपए का है ये पर पीस आपका। फिर आरके लाइट है तो आरके लाइट वाले में लिखेगा उसका, आपका जो पीस आया है उसका दाम लिखेगा आपका। हैवेल्स का आया है तो हैवेल्स वाले का लिखेगा, जो भी उसका आया है दाम लिखेगा। तो वो एक ही पूरा सूची पे तैयार कर देगा। एक ही सूची पे क्यों तैयार करेगा, ताकि उसको एक ही सूची पे लिखा होगा तो तुलना करने में आसानी होगी। अच्छा ये 50 रुपए का दे रहा है, ये 75 रुपए का दे रहा है, तो ये तुलना करने में आसानी होगी कि यही मटेरियल हुआ, ये कंपनी इतने रुपए का दे रही, ये कंपनी इतने रुपए का दे रही, ये कंपनी इतने रुपए का दे रही है। तो सबसे निम्नतम यानी सबसे न्यूनतम कौन फिलअप किया और किसका अच्छा, ये ध्यान दिया जाए।
फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उस चीज को मंगाया जाएगा आपका उस कंपनी के द्वारा, ये किया जाता है आपका। तो इसी को बोलते हैं क्या, तुलनात्मक विवरण, इसी को कहा। कौन, नहीं देखिए, अब सामान देखना होगा तो सामान देखने के लिए जाना पड़ेगा ना आपको, लेकिन यहां सामान देखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि निविदा और टेंडर में साफ साफ लिखा होता है कि अगर हमारा आपका जो भी सामान है वो हमारी गुणवत्ता के अनुसार नहीं होगा तो आपको अपनी सामग्री वापस लेनी पड़ेगी, सीधा। ऐसा ना, अब वो इतना बेवकूफ ना सरकार की तरह सामान मंगा ले, टूटल फूटल भेज दिला, खप जाए कुलोही में। अगर ऐसा कंपनी करेगी तो कंपनी का ही ग्राफ गिरेगा। अगली बार से जब कंपनी दोबारा भेजेगी माल ना, तो माल कोई लेगा ही नहीं, रिजेक्ट मार देगा, पहले उस कंपनी को ब्लॉक कर देगा, उस कंपनी को ब्लॉक लिस्टेड कर देगा कि भैया आप चलिए, आपका काम खत्म। कौन सा, फिर सामान एक टूटा हो सकता है, दो टूटा होगा लाने में, ट्रांसपोर्ट में, कुल सामान थोड़े टूटा आ जाएगा, कुल सामान नहीं ना आ जाएगा, तो वो जाएगा रिजेक्टेड पीस में जाएगा ना, फिर से वो माल वापस करके दोबारा लाएंगे, उसमें क्या है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च जो है वो कंपनी देगी ना, जिस कंपनी से मंगा रही है, जो कंपनी भेज रही है, वो अपना उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के भेजेगी आपके पास। जब आपके पास जोड़ के भेजेगी तो भैया वो आपसे खर्च ले रही है ना उसका, तो वो कहीं कमी नहीं करेगा, वो चाहवा नहीं करेगा कि हमारा दो सामान टूटे, क्योंकि भेजने की जिम्मेदारी उसकी है, आपका लेने की जिम्मेदारी आपकी है। टूटेगा कैसे, वो अपने यहां से टूटा माल भेजेगा ही नहीं, जो भी माल रहेगा वो सही माल भेजेगा। अगर वहां से टूटा माल इनको रिसीव होता है, जो भी खरीदने वाला व्यक्ति, तो वो अगली बार से उसका माल उठाएगा ही नहीं, कहेगा कि हम लेबे नहीं करेंगे। आप हमको 10 सामान भेजते हैं, 10 सामान में एक सामान आपका टूटा ही रहता है, हम क्या करेंगे भैया, हमको तो आपसे ज्यादा घाटा लग जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता भैया, कहे तो शर्त लिखा रहता है टेंडर में, बकायदा सारी शर्तें लिखी होती हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आई बात समझ में। उसका सामान दोबारा वापस होगा और वापस होने के बाद वो क्या करेगा, आपका दूसरा देगा, लिखेगा। कहां तक लिखे थे, हाँ, तुलनात्मक सूची तैयार की जाती है और यह कार्य स्टोर क्लर्क के द्वारा किया जाता है, और यह कार्य स्टोर क्लर्क के द्वारा किया जाता है, और यह कार्य स्टोर क्लर्क के द्वारा किया जाता है। जिससे उत्पादक की स्टोर क्लर्क के द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे उत्पादक की कम मूल्य की, जिससे उत्पादक के कम मूल्य की उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को, जिससे उत्पादक के कम मूल्य की उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को चिन्हित किया जाता है, उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को चिन्हित किया जाता है। और इस प्रकार से तैयार की गई सूची को ही, और इस प्रकार से उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं को चिन्हित किया जाता है, और इस प्रकार से तैयार की गई सूची ही, और इस प्रकार से तैयार की गई सूची ही तुलनात्मक विवरण कहलाती है। हो गया भाई, तुलनात्मक विवरण कहलाती है। अभी एक दिन का और टॉपिक है इसमें, अरे नहीं देखे थे ना। अगला है निविदा, टेंडर, निविदा। अब स्टोर क्लर्क का तो क्या मतलब बताएं, स्टोर मतलब जहां सामान रखा जाता है, हाँ, तो उसके जो आपका अधिकारी होंगे, अपर अधिकारी, क्लर्क जो होंगे, वो उनकी बात कर रहा है, हेल्परों की बात नहीं कर रहा। हो गया भाई,
चलो भैया, ये क्या होता है, निविदा क्या होता है, हाँ टेंडर क्या होता है। देखो भैया, टेंडर अलग अलग माध्यम से ओपन किया जाता है आपका। आप अखबार पढ़ते होंगे, डेली उसमें आपका टेंडर ओपन होता है आपका, उसमें डेली कोई ना कोई आपका कार्य के लिए आया होता है आपका। तो उस टेंडर में क्या क्या होता है, उस टेंडर में साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा कार्य कराया जाना है और किस संस्था का वह कार्य है, ये लिखा होता है। जैसे यूपीपीसीएल अपना काम निकालेगी तो बकायदा उस पर लिखा होगा उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, उसमें बकायदा क्या होगा भाई, मोटी हेडलाइन में आपका ऊपर ही लिखा होगा। नीचे क्या होगा, नीचे उसमें आपका जो भी विवरण है कि कौन सा कार्य कराना है, कहां का स्ट्रक्चर तैयार कराना है या कहां का सब स्टेशन बनवाना है, उसमें बकायदा लिखा होगा आपका। और उस सब स्टेशन को बनवाना है तो आपको क्या क्या आपका खर्च आएगा, क्या क्या सब कुछ आपका उसमें मेंशन करना होता है कि आप उसको बनवाएंगे तो क्या क्या खर्च आपका होगा, कितना कितना सामान लगाएंगे, किस कंपनी का लगाएंगे, क्या आपकी कॉस्ट आएगी, वो सब क्या किया जाता है, आपको फिलअप करना होगा। किसमें फिलअप करना होगा, उस निकले हुए टेंडर में फिलअप करना होगा। टेंडर का जो भी रहेगा आपका डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ेगा भैया, यानी टेंडर का जो भी आप निकलवाएंगे पत्र, उस पत्र में उस चीज को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे बकायदा। और फिलअप करने के बाद क्या करेंगे, उसको अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट लगा करके तब सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाएंगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पिछला जो भी आपका 3 साल या 4 साल का जो वो टर्नओवर रहा होगा वो दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ आप कैंसिल चेक दिखाएंगे, अपना कैंसिल चेक देंगे। तो ये सब कुछ क्या किया जाएगा, उसमें लगा करके बकायदा उसको क्या किया जाएगा, एक आपका जो लाल वाला फॉर्म आता है आपका, उसके अंदर भर करके उसको बकायदा बंद करके क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। कहां डाल दिया जाएगा, आपका जो भी अधिकारी होंगे उनके पास जमा करा दिया जाएगा, जहां से वो टेंडर निकला। फिर जब अवधि बीतेगी, जितनी भी आपका उसकी अवधि होगी, 10 दिन के लिए निकला है तो 10 दिन के बाद फिर क्या करेगा, वो आपका ओपन होगा। जब ओपन होगा तो उसमें आपका पहले तो देखा जाएगा कि जिसका जिसका डिटेल फिलअप किया गया है वो सब कुछ है कि नहीं उसमें। जैसे आपसे जो जो मांगा गया था, आधार कार्ड मांगा गया था, आपसे हलफनामा मांगा गया था, आपका 3 साल का टर्नओवर मांगा गया था, आपसे कैंसिल चेक मांगा गया था, ये सब है कि नहीं पहले उसमें, ये देखा जाएगा। ये सब अगर होगा तब उसके बाद आपके कार्यों पर विचार किया जाएगा, आपके दामों पर विचार किया जाएगा। कैंसिल चेक का मतलब होता है कि जो आपका चेक होता है, जैसे क्या भैया, यह चेक हो गया, जैसे ये चेक हो गया, इस चेक पर क्या करेंगे, इस चेक पर कुछ नहीं फिलअप करेंगे, ये सब कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे, लेकिन इस चेक पे क्या करेंगे, जब डबल लाइन खींच देंगे तो उसे बोला जाता है कैंसिल चेक, उसी को बोला जाता है, वही कैंसिल चेक लगाना पड़ता है। इस पर कुछ लिखा उखा नहीं रहता है चेक में, आई बात सुनिए, तो उसको बोलते हैं आपका कैंसिल चेक। जी नहीं, हमने चेक का जो दिखाया ना फोटो, जो आपका बैंक का चेक है, उस चेक पे कुछ भी लिखा नहीं होगा, यानी आपके पेन के द्वारा, कलम के द्वारा उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से डबल आपकी लाइन खींच दी जाती है, तो उसी को बोला जाता है कैंसिल चेक। यानी ये चेक क्या है, कैंसिल है, उसी चेक को लगाया जाता है। नहीं जी, ये कैंसिल चेक हो गया ना ये पूरा, और इस कैंसिल चेक पे ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, नहीं बीच में ही खींच दिया जाता है, नहीं साइड में नहीं खींचा जाता, आपको नहीं खींचना है, वो कंपनी खींची रहती है, वो कंपनी अपना बनाई रहती है वैसा। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा टेंडर, इसको बताएंगे, लिखवा देंगे का